नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आप लोग से मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर। और आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। वही दिल्ली सल्तनत जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में का जो कालक्रम है वो है 1206 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी तक का जो समय रहा वो रहा दिल्ली सल्तनत का समय रहा। दिल्ली सल्तनत का समय है। देखिए, ये दिल्ली सल्तनत जो है, ये दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ। ये 5 वंश का अगर नाम आप लोग को याद रखना है तो एक लाइन याद रखिए, गुल खिले तो शायद लोदी। लिखिएगा, गुल खिले तो शायद लोदी। गुल खिले तो शायद लोदी। क्या बोले? गुल खिले तो शायद लोदी। अब इस लाइन से हम लोग पकड़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हुआ वो पहला था गुल से गुलाम वंश। पहला वंश है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश जो है वो है खिलजी वंश। दूसरा है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है तो तुगलक वंश। तीसरा वंश है तुगलक वंश। चौथा राजवंश है सैयद वंश। चौथा क्या है? सैयद वंश। और 5वां राजवंश है लोधी वंश। 5वां क्या है? लोधी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत का 5 राजवंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश में अलग अलग शासकों ने कुल मिलाकर 1206 से लगाकर 1526 तक जो है शासन किया। इसमें अगर बात करें गुलाम वंश का तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। गुलाम वंश में 11 जो है शासक हुए। गुलाम वंश में 11 शासक और खिलजी वंश में 5 शासक हुए। तुगलक वंश में 9 शासक हुए। सैयद वंश में 4 शासक हुए और लोधी वंश में जो है 3 शासक हुए। लोधी वंश में 3 शासक हुए। ये सभी शासकों ने कुल मिलाकर 1206 ईस्वी से लगाकर 1526 ईस्वी तक जो है शासन किया। देखिए, ये 11 शासक जो गुलाम वंश के हुए, इसमें रखिएगा 11 5 9 4 3। 11 5 9 4 3। गुल खिले तो शायद लोधी। उसके बाद 11 5 9 4 3। पहले 11 शासक, फिर 5, फिर 9, फिर 4, फिर 3। देखिए, ये गुलाम वंश में जो 11 शासक है, ये गुलाम वंश जो शासन किया है वो 1206 ईस्वी से लगाकर 1290 ईस्वी तक शासन कौन किया? गुलाम वंश। 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के 11 शासकों ने शासन किया। उसके बाद अगर बात करें खिलजी वंश का तो खिलजी वंश के जो 5 शासक हुए वे 1290 ईस्वी से लगाकर 1320 ईस्वी तक जो है शासन किए। 1290 से लगाकर 1320 तक कौन है? खिलजी वंश के 5 शासकों ने। उसके बाद अगर बात करें तुगलक वंश का तो तुगलक वंश के 9 शासक हुए। इन शासकों ने कुल मिलाकर 1320 ईस्वी से लगाकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। किसका? तुगलक वंश का। उसके बाद बात करें सैयद वंश का तो सैयद वंश के कुल 4 शासक हुए और सैयद वंश के 4 शासकों ने कुल मिलाकर 1414 से लगाकर 1451 तक शासन किया। 1414 ईस्वी से लगाकर 1451 तक जो है
सैयद वंश के शासकों ने शासन किया। उसके बाद अंत में लोदी वंश जो है, लोदी वंश के 3 शासक जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है शासन किए। अगर बात करें कि कितना वर्ष तक शासन किया, तो गुलाम वंश जो है कुल मिलाकर 84 वर्ष शासन किया। खिलजी वंश जो है 30 वर्ष शासन किया। बात करें तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश जो है 94 वर्ष जो है शासन किया। और सैयद वंश जो है वो 37 ईयर 37 वर्ष शासन किया। और फिर यहाँ पर जो आया लोदी वंश, ये लोदी वंश 75 वर्ष जो है शासन किया है, 75 वर्ष शासन किया। अगर इसमें पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश कितना है? 94 वर्ष। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे कम समय तक शासन किया, तो होगा खिलजी वंश। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासक जो है किस वंश में हुए, तो होगा लोदी वंश में। 3 शासक। सबसे अधिक शासक किस वंश में हुए, तो होगा गुलाम वंश में, 11 शासक। चलिए, इतना अगर क्लियर है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ पाए। चलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम आज इसमें फिर चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश जो देख रहे हैं जिसमें 11 शासक है और जो 1206 से लगाकर 1290 ईस्वी तक कुल जो है 84 वर्षों तक शासन किया, तो आज हम समझेंगे गुलाम वंश के कुछ शासकों के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। कि एक गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश को हम लोग ममलुक वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश को हम लोग ममलुक वंश भी बोलते हैं, ममलुक वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी बोलते हैं। और एक गुलाम वंश की अगर बात करें तो गुलाम वंश के अंदर में 3 वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गुलाम वंश के अंदर भी 3 वंश है। अगर नंबर 1 वंश, पहला वंश की बात करें तो है कुतबी वंश। गुलाम वंश में पहला वंश आएगा वो है कुतबी वंश, जिसका स्थापना जो है, कुतबी वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पहला है कुतबी वंश। दूसरा वंश जो आएगा गुलाम वंश में वो है शमसी वंश, शमसी वंश। और ये शमसी वंश का संस्थापक जो है इल्तुतमिश है। शमसी वंश का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। और तीसरा वंश जो गुलाम वंश के अधीन आएगा वो है बलबनी वंश। और बलबनी वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तीसरा वंश क्या है? बलबनी वंश। और बलबनी वंश का स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगर देखिए, अगर बात करें कुतबी वंश का, तो कुतबी वंश का संस्थापक किसको बोले? कुतबी वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतबी वंश का संस्थापक हुआ। उसी प्रकार अगर शमसी वंश का बात करें तो इसका संस्थापक जो है इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश जो है वो है शमसी वंश का संस्थापक। और अगर बात करें बलबनी वंश का तो इसका संस्थापक है गयासुद्दीन बलबन। कौन है? गयासुद्दीन बलबन। बलबनी वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें गुलाम वंश के 3 वंशों के बारे में, अलग अलग 3 वंशों के बारे में, कुतबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, तो कुतबी वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना वो बना इसका पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आराम शाह। आराम शाह जो है ये राजा बना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ही कुतबी वंश के 2 शासक हुए। उसके बाद अगर बात करें शमसी वंश का, जिसका संस्थापक इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन का गुलाम भी है और कुतुबुद्दीन का दामाद भी है। तो
आराम शाह जो है कुछ ही दिनों तक गद्दी पर रहता है और इसके तुरंत बाद जो है इल्तुतमिश से झगड़ा होता है और आराम शाह मारा जाता है और आराम शाह के बाद गद्दी पर जो है इल्तुतमिश जो है बैठता है और इस प्रकार जो है कुतुबी वंश का अंत होता है और गुलाम वंश के अंदर में जो है शमसी वंश का शुरुआत होता है। तो जैसा कि हम बात किए कि आज जो है गुलाम वंश को देखेंगे और आज के वीडियो में गुलाम वंश में जो है सिर्फ कुतुबी वंश के बारे में देखेंगे। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे शमसी वंश के बारे में और फिर बलबनी वंश के बारे में। उसके बाद जो है गुलाम वंश के बाद अगला वंश जो आता है खिलजी वंश, तो हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। चलिए तो अभी बात करते हैं गुलाम वंश में कुतुबी वंश के बारे में। गुलाम वंश में किसके बारे में बात करेंगे? कुतुबी वंश के बारे में, जिसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो गुलाम वंश का पहला जो वंश है वह है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश, और कुतुबी वंश के मात्र 2 शासक हैं। पहला है नंबर 1 पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का पहला शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। ये 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का ये दास था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ये तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हैं। एक है कुबाचा, दूसरा है याल्दौस, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो एक गुलाम कुबाचा है, एक है याल्दौस, एक और है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा है बख्तियारुद्दीन खिलजी। इसमें जो 4 का नाम बताया, गुलाम कुबाचा और याल्दौस, उस चारों में से जो है मोहम्मद गौरी सबसे अधिक जो है भरोसा करता है कुतुबुद्दीन ऐबक पे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र माता पिता से जन्म लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र माता पिता से जन्म लिया था, लेकिन बचपन में ही अपने माता पिता से एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बिछड़ जाता है। बचपन में ही अपने माता पिता से ये जो है बिछड़ जाता है। इसके बाद इसको जो है एक व्यक्ति अपने पास पालन पोषण करता है और इसके बाद इसको जो है निशापुर के बाजार में ले जाकर इसको बेच देता है। और निशापुर के बाजार में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा जाता है तो खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी। क्या नाम है? काजी फखरुद्दीन अजीज काकी। क्या नाम है? वो एक काजी है जिनका नाम है फखरुद्दीन अजीज काकी। क्या नाम है? फखरुद्दीन अजीज काकी। तो एक काजी साहब जो है निशापुर के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदते हैं। अब चूंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको खरीदने वाले एक काजी हैं, तो काजी के यहाँ रहकर क्या सीखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक? तो काजी के यहाँ रहने के बाद जो है एक कुरान पढ़ना जो है सीखा और कुरान को सुरीले अंदाज में पढ़ता था। तो इसी कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खमा कहा गया। क्या कहा गया? कुरान खमा। कुरान खमा का मतलब होता है कुरान का पाठ करने वाला। कुरान खमा का अर्थ होता है कुरान का पाठ करने वाला। तो देखिएगा निशापुर के बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को जो व्यापारी बेचा था तो उसे जो खरीदने वाले जो काजी हैं उनका नाम है फखरुद्दीन अजीज काजी कुकी या फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी। कहीं कहीं पर कुकी भी लिखा है, काकी भी चलेगा। फखरुद्दीन अब्दुल जोड़ सकते हैं,
फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी या अब्दुल कोकी। और काजी के यहाँ रहने के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान पढ़ना सीखा और कुरान को सुरीले अंदाज में पढ़ना सीखा। इसी कारण इसका जो एक उपनाम पड़ा वो क्या है, कुरान खमा। कुरान खमा का मतलब होता है कुरानों का पाठ करने वाला। अब देखिए, अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो दिल्ली पर शासन करने वाला जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबी वंश का शासक था। और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में से सबसे योग्य गुलाम था। अभी बात की कि 4 गुलाम जो था मोहम्मद गौरी का, वो चारों गुलामों में सबसे योग्य गुलाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। और बात की कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। देखिए, अगर थोड़ा सा बात कर ले मोहम्मद गौरी का, तो अगर गुलाम वंश पढ़ना है और गुलाम वंश में कुतुबी वंश को समझना है और खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक को समझना है, तो थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में समझना होगा। देखिए, मोहम्मद गौरी भारत पर कई आक्रमण किया है। इसके बारे में हमने पृथ्वीराज चौहान वाले वीडियो में चर्चा किया है। कई बार आक्रमण किया है, कई बार जो है पृथ्वीराज चौहान जो है सोमेश्वर के पुत्र, उसे कई बार पकड़ते हैं और कई बार छोड़ते हैं। लेकिन उसका जो आक्रमण है तो 1175 में आक्रमण किया। 1175 के बाद 1178 में आक्रमण किया। 78 के बाद 1189 से 86 के बीच आक्रमण किया हो। उसके बाद 1185 में आक्रमण किया, 1189 में आक्रमण किया है। उसके बाद 1191 में, 1192 में और फिर 1194 में। इतना आक्रमण तो इतिहास में स्पष्ट तौर पर लिखा है। इसके अलावा छिटपुट कई और आक्रमण किया। इसमें देखिए, ये लगातार जो 3 आक्रमण देख रहे हैं, 1191, 1192, 1194, इसमें अगर बात करें, क्लियर है? चलिए इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिए, अगर इसमें बात करें 1191, 1192 और 1194 का, तो 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध करता है। तो 11 में क्या हुआ? 91 में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। उसके बाद बात करें 1192 का, तो है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में है तराइन का द्वितीय युद्ध। 1194 की बात करें तो यह है चंदावर का युद्ध। किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इन सभी युद्धों में मोहम्मद गौरी का काफी साथ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कारण जो है मोहम्मद गौरी का भरोसेमंद 4 गुलामों में सबसे भरोसेमंद गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या करता है, जब मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध के बाद जब वापस गजनी लौटता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते ही साम्राज्य का जो है अधिकार दे देता है। उसके बाद फिर देखा गया कि मोहम्मद गौरी जो है 1205 में पुनः भारत लौटता है। 1205 में पुनः भारत लौटता है और उसके बाद जो है खोखरो से क्रांति होती है और 1206 में लौटते वक्त पुनः फिर गजनी लौट रहा है। और गजनी लौटते वक्त 1206 में 13 मार्च 1206 को किसी पुस्तक में लिखा है 15 मार्च 1206 को खोखरों द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की हत्या भारत से वापस लौटते वक्त जो है होता है। कहीं कहीं पर चर्चा है, कहीं कहीं पर नहीं। खासकर चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी को जो है गजनी में ही पृथ्वीराज चौहान मारते हैं और उसके लिए एक
नाटकीय घटना घटती है जिसमें बताया गया है कि चंद्रबरदाई जो है, जब पृथ्वीराज चौहान अंधे होते हैं और उनको बाण चलाने के लिए कहा जाता है और सामने मोहम्मद गौरी बैठा होता है, तो वहां पे चंद्रबरदाई बोलते हैं 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताते पे सुल्तान बैठा मत चूको चौहान। तो वहीं पर जो है मोहम्मद गौरी को मारा जाता है। लेकिन ये जो है अधिकांश इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ जो है पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि 13 या 15 मार्च 1206 को पुनः वापस लौटते वक्त जो है खोखरों द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है। अब मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठता है और ये लाहौर से शासन करता है। देखिए मोहम्मद गौरी के मरने के बाद मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु दिया हुआ है वो कहीं पर 13 मार्च है, कहीं पर 15 मार्च है। लेकिन उसके मरने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ, तो कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक जो हुआ है वो हुआ है 25 जून 1206 को। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐबक मतलब चंद्रमा का देवता और कुरान खमा, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला था। यहाँ पर देखिए अब ये एकाएक मोहम्मद गौरी के पास कैसे आ गया, जब बोले कि इसको एक काजी ने खरीदा था निसापुर के बाजार में। देखिए काजी के मरने के बाद काजी के जो पुत्र हुए उनके पुत्र जो हैं इसको किसी व्यापारी के हाथों फिर बेच दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वह व्यापारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर गजनी जाकर जो है मोहम्मद गौरी के हाथों बेच दिया था। और अब इस प्रकार जो है ये मोहम्मद गौरी के पास था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसका राज्याभिषेक हो गया है 25 जून 1206 को। 25 जून 1206 को लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ और उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। जहां इसका राज्याभिषेक किया गया वही जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। और तराइन के दूसरा युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उस समय जो है काफी मदद किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। देखिए 1208 की घटना है। 1208 में मोहम्मद गौरी का एक भतीजा है, मोहम्मद गौरी का भतीजा जिसका नाम है गयासुद्दीन महमूद। 1208 में मोहम्मद गौरी का भतीजा, क्या नाम है? गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद क्या करता है? गयासुद्दीन महमूद जो है 1208 में मोहम्मद गौरी को दास्ता मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान करता है। यानी कि 6 से लेकर 8 तक मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं है, लेकिन 1208 में मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद जो है दास्ता मुक्ति पत्र देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसे सुल्तान घोषित करता है। लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को जो है तुर्की राज्य का संस्थापक नहीं माना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी अपने आप को भारत के सुल्तान के पद पर नहीं रखा। वो अपने आप को मलिक और सिपह सलार के पद से ही खुश रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी भी भारत का सुल्तान नहीं समझा। वही अपने आप को मलिक और सिपह सलार के पद से ही खुश रखा। हालांकि 1208 में उसको दास्ता मुक्ति पत्र जो है मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद दिया था, उसके बावजूद जो है वो कभी अपने आप को भारत का सुल्तान नहीं माना। वो मलिक और सिपह सलार के पद से ही खुश रखा अपने आप को। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मानेंगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मानेंगे, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को मानेंगे। ठीक है, संस्थापक मानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, तुर्की साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं भारत में, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही मानते हैं। अब देखिए, अब यह मलिक और सिपह सलार के पद से ही अपने आप को खुश रखा। देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा गया है। क्या कहा गया है? लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, इसलिए क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया है। कहीं कहीं पर से पील बख्श भी कहा गया है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, तो हाथियों का दान करने वाला कैसे पील बख्श भी कहा गया है। और इसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो महत्वपूर्ण विद्वान जो है रहते थे, जिनका नाम है हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर। क्या नाम है? हसन निजामी, हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर, फख्र मुदब्बिर, फख्र मुदब्बिर और हसन निजामी जैसे दो महत्वपूर्ण विद्वान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कौन कौन? हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर निर्माण कार्य की बात किया जाए, देखिए ऐसे दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला अलग से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण में जो है, निर्माण कार्य में क्या किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया, तो निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। कौन शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर बात किया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन शुरू किया, किसके नाम पर? किसके नाम पर कुतुब मीनार? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक खुद के नाम पर रखा था कुतुब मीनार? तो देखिए, एक क्या है, एक सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या है? सूफी संत ख्वाजा, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। इसके बाद देखिए, और देखिए निर्माण कार्यों में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में जो पृथ्वीराज चौहान का जो महल है राय पिथौरागढ़, तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन जो है, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के महल राय पिथौरागढ़ के जगह पर जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो संभवतः भारत का पहला मस्जिद है, जो संभवतः भारत का पहला मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। उस मस्जिद का नाम है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बना है? ये जो है राय पिथौरागढ़, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के महल जो है राय पिथौरागढ़, तो राय पिथौरागढ़ के स्थान पर दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद देखिए अजमेर में एक और बनाया मस्जिद, उसे कहते हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये अजमेर में या तो पहले जैन मंदिर था, या चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बिसल देव चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव चतुर्थ का जो संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो बिसल देव चतुर्थ या विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाया गया संस्कृत महाविद्यालय,
या जैन मंदिर कहिए, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अभी बात किए कि संभवतः कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत में बनाया गया पहला मस्जिद था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाया गया है? राय पिथौरागढ़ में। राय पिथौरागढ़ कहाँ है? दिल्ली में। और क्या है? राय पिथौरागढ़ जो है पृथ्वीराज चौहान का महल है। और देखिए पृथ्वीराज चौहान का एक उपनाम भी है राय पिथौरा, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में चौगान खेलते हुए 1210 में चौगान खेलते वक्त घोड़ा से गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद देखिए घटना क्या घटता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जो है आराम शाह, तो कई तुर्क अमीर जो है उस समय आराम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं। तो देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक जो बनेगा वो है आराम शाह। कुतुबी वंश का अंतिम शासक आराम शाह, 2 शासक ही हुआ। तो दूसरा शासक कौन हुआ? आराम शाह। आराम शाह जो है 1210 तक ही शासन किया और 10 में ही इल्तुतमिश आ गया है और शमसी वंश का स्थापना किया। देखिए क्या है, जैसे ही आराम शाह को गद्दी पर बैठाया कुछ तुर्क अमीरों ने, तो लाहौर ही राजधानी था और लाहौर की गद्दी पर जो है बैठा है कौन? आराम शाह। और कुछ तुर्क अमीर जो है वो क्या करते हैं कि इल्तुतमिश जो कि उस समय बदायूं का गवर्नर था। कहाँ था इल्तुतमिश? बदायूं। वो बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजते हैं कि आओ और तुम जो है सुल्तान बनो, राजा बनो और दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह जो है तुम बनो। और इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इल्तुतमिश जो है बदायूं से दिल्ली पहुंचता है। जैसे ही खबर मिलता है आराम शाह को कि बदायूं से इल्तुतमिश आने की जीजाजी दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो आराम शाह भी दिल्ली पहुंचता है। और आराम शाह और इल्तुतमिश चूंकि पहले ही बात कर चुके हैं कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है और दामाद भी है। तो देखिए जैसे ही आराम शाह को खबर मिलता है कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली पहुंच गया है, तो आराम शाह भी जो है लाहौर से दिल्ली पहुंचता है और दोनों के बीच झगड़ा होता है जड़ नामक स्थान पर। दिल्ली के जड़ नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में आराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो है कौन होता है विराजमान? इल्तुतमिश विराजमान होता है। और इस प्रकार गुलाम वंश में कुतुबी वंश का अंत होता है और उसके बाद जो है फिर शमसी वंश का शुरुआत होता है। तो शमसी वंश में जो शासक हुए इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।